Hello students, again your social science teacher Harmeet Singh is here. तो आज हम करेंगे ग्रेड 9 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 पीपल ऑफ रिसोर्स का पार्ट नंबर 2। इससे पहले हम लास्ट वीडियो में पार्ट नंबर 1 डिस्कस कर चुके हैं। काफी थॉरली वो टॉपिक डिस्कस हुआ है। पोर्शन हमने सिर्फ 3 टॉपिक्स का फर्स्ट वीडियो में हमने कवर किया, पर आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए तो उस चीज के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स यूज करनी पड़ी। आई होप आपने जो लास्ट वाले हमने 3 टॉपिक्स पढ़े थे, दैट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल, द स्टोरी ऑफ सकल एंड विलास एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। व्हेन कॉमन ह्यूमन बीइंग इज एजुकेटेड with the as well as healthcare plus training, that person, that human will be transformed into human capital। उस जगह पे जाके जब वो पर्सन एक आम व्यक्ति ट्रेन हो जाता है, एजुकेटेड होता है, हेल्थ वाइज अच्छा है, तो वो किसी भी कंट्री का जो है एसेट बन जाता है कि वो कंपनी के लिए कंट्री के लिए एज वेल एज कंपनी के लिए भी बहुत कुछ प्रोड्यूस करके देता है, चाहे वो गुड्स के रूप में हो, चाहे वो सर्विसेज के रूप में हो। दूसरी कैटेगरी हमने डेवलप की थी, डिस्कस की थी, लायबिलिटी। देखिए, एसेट पैसे कमा के कंट्री को देता है, तो जो लायबिलिटी होता है वो एक किस्म का देश पे बोझ होता है कि कंट्री उसके लिए कुछ ना कुछ पे करता है, वो कंट्री को कमा के नहीं देता, कंट्री लायबिलिटी को देते हैं सारे पैसे। सो ये टॉपिक्स हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए थे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 2 में। बाकी के टॉपिक्स मैं नाम जल्दी जल्दी लिख देता हूं या बोल देता हूं आपको कि आज हमने मेन टॉपिक्स कौन से करने हैं। टॉपिक 1 इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मैन एंड वुमेन, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इन फ्रॉम द लाइट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन, मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये वाला। और इसके 2 सब पार्ट्स हैं, इंपैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन 3 सेक्टर्स। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए क्विकली हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, जो आज का जो मेन हमने टॉपिक डिस्कस करना है। आई रिपीट, दिस इज ग्रेड 9 ऑफ इकोनॉमिक्स, chapter name is people as resource, this is the part 2 video। फाइन, जिस स्टूडेंट ने भी इससे पहले का टॉपिक समझने है तो पार्ट 1 वाला वीडियो दोबारा देख सकता है। फाइन, तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय men and women। ठीक है, तो यहां पर वर्ड आ गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फाइन, तो ये टॉपिक यहीं से शुरू करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं, मैं ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में। ये आप अच्छी तरह से बाइफरकेट कर लीजिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है और ह्यूमन एक्टिविटीज कौन सी होती है। फाइन, ह्यूमन चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है, तो वो नॉर्मली 2 टाइप की एक्टिविटीज करते हैं। वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब बिल्कुल सिंपल में समझ लेना है, कुछ इसमें ज्यादा बड़ा नहीं है कि ह्यूमन एक्टिविटीज और इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो, दोनों एक्टिविटीज को मिला के एक एक्टिविटी बनती है, दैट इज द ह्यूमन एक्टिविटी। फाइन, अब इसकी जो 2 डिवीजन है,
इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? सिंपल है, जो जिस काम से पैसे आते हैं या जाते हैं, ठीक है, मींस जिस चीज का जो कंसर्न है मनी के लेन देन के साथ है, दैट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल वाले बताता हूं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका पैसे के साथ कोई लेन देन नहीं है, पर एक्टिविटी जरूर हो रही है। यहां भी एक्टिविटी हो रही है, यहां पैसे के लिए हो रही है, यहां भी एक्टिविटी हो रही है, पर यहां पर पैसे के लिए कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही। अब सिंपल सी एग्जांपल से बताता हूं, हियर आई एम टीचिंग यू, ठीक है, सारी क्लास को टीच करता हूं जो 9th क्लास है, ठीक है, चाहे वो किसी भी लोकेशन में बैठे हो, फाइन, तो मैं यहां पे टीच कर रहा हूं आपको सोशल साइंस, ठीक है, और इसके मेरे को पैसे मिल रहे हैं। इट मीन टू से आई एम डूइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि ये काम पैसे के लिए हो रहा है। इफ एनी टीचर इज टीचिंग इन स्कूल और क्लासरूम, he is earning money, that is the economic activity, okay? But on the other hand, if I am teaching to my daughter at my home, उसके लिए तो मेरे को पैसे नहीं मिलते ना, that is the non economic activity। देखो, वर्क मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ, यहाँ पे भी कर रहा हूँ, यहाँ करने से मेरे को पैसे मिलते हैं, यहाँ टीच करने से मेरे को पैसे नहीं मिल रहे। सो जिस चीज का लेन देन पैसे के साथ है, that is the economic activity। जिस चीज का लेन देन पैसे के साथ नहीं है, दैट इज द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब अगर इसी को हम हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, फ्रीडम स्ट्रगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, गांधी जी हो गए या हमारे महान रेवोल्यूशनरी हो गए, उन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी फॉर द सेक ऑफ नेशन। क्या उसे उन्होंने पैसे के लिए किया? नो, दैट वाज द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उन्होंने किस चीज के लिए किया? देश के लिए, ठीक है, दैट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कुछ लोगों की हॉबी होती है पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, ठीक है, या आर्ट एंड क्राफ्ट करना। अगर वो पेंटिंग करके मार्केट में सेल कर रहे हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट करके मार्केट में सेल कर रहे हैं, दैट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। पर अगर कोई किसी को हॉबी है अपनी ड्राइंग बनाना, पेंटिंग्स बनाना और किसी को मत देना, खुद कंज्यूम करना, दैट इज द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब एक किसान है, और एग्जांपल बताता हूं, एक किसान है, अगर वो फसल बीज रहा है, काट रहा है और उसे मार्केट में सेल कर रहा है, दैट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑन द अदर हैंड, अगर वही किसान थोड़ी सी जगह पर अपना बीजता है, हार्वेस्ट करता है और खुद यूज कर लेता है, दैट इज द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आज में थोड़े बहुत पार्ट्स आ जाते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी से, पर टोटली दैट इज द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फाइन, तो यही चीज हमने करना है। पहले मीनिंग समझाना चाहता था, अब हम मेन टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, द एक्टिविटीज विच आर डन बाय ह्यूमन बीइंग हु आर रिलेटेड टू मनी और ट्रांजैक्शन ऑफ मनी, दैट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। देयर आर 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखो, हर एक चीज की बाइफरकेशन रहती है, डिजाइन रहते हैं उसमें, ठीक है। मैंने ये वाला डिजाइन बनाया, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 टाइप की होती है, ठीक है। पहली प्राइमरी एक्टिविटीज, दूसरी सेकेंडरी एक्टिविटीज, तीसरी टर्शियरी एक्टिविटीज। ठीक है, तीसरी टर्शियरी एक्टिविटीज, इसलिए सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में मैंने बार बार इस वर्ड का यूज किया है, प्रोडक्शन। अ पर्सन इज प्रोड्यूसिंग, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल, हु कैन प्रोड्यूस, हु आर प्रोड्यूसिंग, ठीक है। तो मैंने ये भी बताया कि प्रोडक्शन सिर्फ गुड्स की नहीं होती, सर्विसेज की भी होती है। कैसे? हम नॉर्मली वीकली या मंथली या 15 डेज के बाद बार्बर के पास जाते हैं, ठीक है। We used to pay him money, ठीक है, and that barber
कट आवर हेयर, मीन्स हम उसे पैसे भी देते हैं, ऊपर से हमारे बाल काट के भी अपने पास रख लेता है, फिर भी उसे पैसे देते हैं। तो क्या ये हम उस जगह से, वो शॉप से कुछ नहीं लेके आ रहे, ऊपर से अपने बाल कटवा के उसे लेके आ रहे हैं, तो ये क्या था, हमें उससे मिला क्या? दैट इज द सर्विस, उसने सर्विस प्रोवाइड की। सो लेट्स गो टू द फर्स्ट पॉइंट, प्राइमरी एक्टिविटीज। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटीज होती है मेनली व्हेन अ ह्यूमन बीइंग इज डायरेक्टली इन द कॉन्टेक्ट ऑफ नेचर। ठीक है, भी कोई भी चीज डायरेक्टली जब ह्यूमन बीइंग नेचर से लेता है, दैट इज द प्राइमरी एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, मैंने ये शर्ट वेयर की हुई है, ठीक है, तो शर्ट किस चीज से बनी है? डेफिनेटली ये क्लोथ से बनी है। क्लोथ कहां से बना है? कॉटन से बना है। कॉटन कहां से बना है? नहीं, वो हमें डायरेक्टली नेचर से मिलता है। ठीक है, तो व्हेन ह्यूमन बीइंग इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन नेचर, ठीक है, या इन द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ नेचर एंड गेटिंग द प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल, दैट इज द प्राइमरी एक्टिविटी। इसमें आ जाता है जी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में ऐसा होता है ना कि जो गेहूं मिलती है, जिससे हम फ्लोर बना के, आटा बना के उसके बाद हम कंज्यूम करते हैं, तो एग्रीकल्चर से ही आएगा, दैट इज द प्राइमरी एक्टिविटी। ठीक है, फॉरेस्ट्री, जंगल से लकड़ी काटी जाती है या जंगल की प्रोड्यूस यूज की जाती है, तो डायरेक्टली वो हम नेचर के डायरेक्ट कांटेक्ट में हो जाते हैं। हम ये सारा कुछ रॉ मटेरियल में लेते हैं नेचर से। ठीक है, दैट इज द प्राइमरी एक्टिविटी। ठीक है, फिशरी, ठीक है, माइनिंग, इस तरह की और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे हम प्राइमरी एक्टिविटी में ऐड कर सकते हैं। इसमें पोल्ट्री फार्मिंग भी आ जाता है। पोल्ट्री फार्मिंग तो पता है ना, मुर्गे, तो वो भी आ जाता है। सिंपल ये को जो चीज हम डायरेक्टली नेचर से लेते हैं, ठीक है, और उसे रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते हैं, उसे बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज। फाइन, इजी है ना। सेकेंडरी एक्टिविटी में आ जाता है, मेन प्रोसेस होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग वाला प्रोसेस होता है, दैट विच इज कॉल्ड कंसिडर्ड इन द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी। आई टोल्ड यू कि जो शर्ट है, शर्ट कहां से बनी? वो टेलर ने बनाई। टेलर ने कैसे बनाई? उसने रॉ मटेरियल क्या यूज किया? कपड़ा यूज किया। अब कपड़े की बात देखो, कपड़ा किस चीज से बनता है? कॉटन से। कॉटन से मैन्युफैक्चर होकर कपड़ा कहां पे बनता है? फैक्ट्रियों में मैन्युफैक्चरिंग होती है। when the ready product of primary activity is used as raw material, ठीक है, for the final product, that is called secondary sector। मेरे सामने पंखे चल रहे, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहे, यहाँ थोड़ा सा और मैं ऐड ऑन कर दूं, यहाँ कहीं भी आयरन का सामान पड़ा है, ठीक है, तो बाय नेचर आयरन तो नहीं मिलता ना, बाय नेचर तो आयरन और मिलेगा, मिट्टी मिक्स होगी उसमें, उसे मैन्युफैक्चर करके आयरन को अलग निकाला जाता है और वो जो वेस्ट मटेरियल है उसे अलग निकाल देते हैं। आयरन की शीट्स बनती हैं, शेप बनती है, डिजाइन बनता है, जो भी है वो मैन्युफैक्चरिंग वाला प्रोसेस आ गया। दैट इज द पार्ट ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज। फैक्ट्री का जो वर्क है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है, वो होता है सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, दैट इज काउंटेड इन द सेकेंडरी एक्टिविटीज। फाइन। अब रह गया टर्शरी सेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, ये मैं ऊपर वाले रब करके ना टर्शरी सेक्टर को यहां लेके आता हूं ताकि आपको विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, और आपने अपनी नोटबुक में एज इट इज करना है।
इसे मैंने बताया था सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि पैसे लिए जाते हैं और बदले में कोई चीज प्रोवाइड नहीं की जाती। उन्हें क्या चीज प्रोवाइड की जाती है? सर्विस। फाइन। अब देखो, किसान ने फसल काटी और उसे मार्केट में जाने के लिए किराए पे ट्रैक्टर, ट्राली या ट्रक किसी चीज हायर करनी पड़ी, तो वो हायर चीज करनी पड़ी, वो इसमें आ जाएगा, टर्सरी सेक्टर में आ जाएगा। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग हुई, मैन्युफैक्चरिंग के बाद वो चीज फिर मार्केट में चली गई सेल होने के लिए, तब भी ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ी। क्या चीज की जरूरत पड़ी? मेनली सर्विस की, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की जरूरत पड़ी, वो यूज किया गया। और जो प्राइमरी से लेके सेल तक, किसी भी चीज की सेल तक इसका पार्ट भी आ जाता है। सो ऑल द सर्विस प्रोवाइडर्स, यही लिख रहा हूं, इसके नीचे लिख देता हूं। अब हम चलो, ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीजें ऐड की जा सकती हैं? दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ठीक है, कम्युनिकेशन, ठीक है, एजुकेशन, टूरिज्म, ठीक है। बस आप कुछ भी लिख सकते हो, जितना भी आप लिखना, इवन ट्रेड भी हो सकता है, तो सेल्समैन काम करते हैं। अगर इसके बिना आपको कुछ और याद आता है तो आप बेझिझक लिख सकते हो, ठीक है। कि टर्शरी सेक्टर में इन सारे पार्ट्स को काउंट किया जाता है, कंसीडर किया जाता है कि पैसे का लेन देन तो हो रहा है, पर उसके पैसे के लेने के बदले में गुड्स प्रोवाइड नहीं की जाती, सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो ये वाली उसकी एग्जांपल्स लगा लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, इंश्योरेंस, टूरिज्म, कम्युनिकेशन और ट्रेड। ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये वाला पोर्शन तो कर लिया, इकोनॉमिक, व्हाट आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, what are the types of economic activities, and what are the examples of economic activities। पर हमने जो टॉपिक मेन करना है, that is the economic activities by men and women, ठीक है, मेन टॉपिक ये है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में दोनों टाइप के जो जेंडर है शामिल होते हैं, ठीक है, मेन भी होते हैं एंड वुमेन भी होती है, ओके। पर अनफॉर्चुनेटली वुमेन को के काम को इनविजिबल माना जाता है, ठीक है। मेन हम क्राइटेरिया जो कंसीडर किया जाता है इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, दो टाइप के सेक्टर मान लीजिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड ऑर्गेनाइज। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जहां पर मैन और वुमेन वर्क करते हैं, ठीक है, पर उसका कोई भी वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते जो गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टैंडर्डाइज गाइडलाइंस दी होती है। फॉर एग्जांपल फार्म वर्किंग की लगा लीजिए, ठीक है, या घर पे काम करने की लगा लीजिए, ओके।
अगर एग्रीकल्चर में मैन और वुमेन को एम्प्लॉय किया जाता है तो अनफॉर्चुनेटली वुमेन को बहुत जगह पर कम पैसे दिए जाते हैं कंपैरेटिवली टू मैन। बट ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं होता, ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पर जो वेजेस का रेट ऑफ वेजेस है इट इज इक्वल फॉर मैन एंड वुमेन। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज मैन और वुमेन का यही टॉपिक था। थोड़े से पॉइंट्स बता देता हूँ। जैसे मैंने बताया था वुमेन आर पेड लो वेजेस एज कंपेयर टू मैन, पर ये दोनों सेक्टरों में नहीं होता, ये सिर्फ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है जिसका पैसे का हिसाब किताब नहीं होता। दिहाड़ी वाले जो मजदूर है वहां पर वुमेन को कम वेजेस मिलेंगे, मैन को ज्यादा मिलेंगे। मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर। ज्यादातर जो औरतें हैं वो ऐसी जगह पर जॉब करती हैं जहां पर जॉब सिक्योरिटी का कुछ भरोसा नहीं होता। भी आज काम किया कल को काम ना मिले या शाम को ही नौकरी से निकाल दिया जाए। मोस्टली वुमेन ऐसी जगह पर जॉब करती हैं। ठीक है, वुमेन एम्प्लॉयमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर एंड लो इनकम एंड लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन, क्योंकि लीगल प्रोटेक्शन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में नहीं होती। ठीक है, women face absence of basic facilities like maternity leave, child care and other social security system। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में चाइल्ड केयर मैटरनिटी लीव का कोई प्रोविजन नहीं होता, बट ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ये चीज होता है। तो कुल मिला के ये बोला जा सकता है इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वुमेन इज डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, बट स्टिल वुमेन आर पार्टिसिपेटिंग इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉर्मली शायद आपने नोट किया हो, वुमेन यूज टू प्रेफर टीचिंग जॉब और द मेडिकल केयर जॉब। ठीक है, ज़्यादातर ऐसे जॉब्स में करते हैं। जो मैन है ये ऑलमोस्ट हर जगह पे ही जॉब करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शंस नहीं है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ठीक है, मैनी women are fighter pilots even, they are commissioned, moreover they are part of armed forces in घातक platoons। तो कुल मिला के जो सिनेरियो ये है women are paid less with comparative to men in the unorganized sector, but here in the organized sector they are considered equal on the basis of their qualification or education। देखिए एजुकेशन फिर बेसिक कंपोनेंट आ जाता है यहाँ पर, जहां पर वुमेन और मेन दोनों इक्वल आ जाते हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फाइन स्टूडेंट, ये टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। बड़ा सिंपल सा टॉपिक था। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट टॉपिक करना है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक है, तो आई होप कोई डाउट नहीं रहा होगा। इन केस भी आपको कोई डाउट है तो आप इंक्वायरी में इसे पूछ सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स रहेगा, एक मिनट मैं थोड़ा सा सेट कर दूं, विजिबिलिटी इज क्लियर, यस फाइन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। पहले आप इसका मीनिंग लिख लीजिए या फिर इसके बारे में अंडरस्टैंड कर जाइए कि पॉपुलेशन, किसी भी देश की जो पॉपुलेशन है उसकी क्वालिटी कहां से कि किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन रिप्रेजेंट्स इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ठीक है, अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन इकोनॉमिकली, सोशली एंड कल्चरली रिच है तो वहां से उस कंट्री की प्रॉस्पेरिटी का पता चलेगा। पर अगर ये इन चीजों में कंट्री पुअर है तो डेफिनेटली यही होगा कि उस कंट्री में की जो पॉपुलेशन है उसकी क्वालिटी लो है। ठीक है, यहीं से पता चलेगा कि किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, कल्चर रिच है या पुअर है। ठीक है, ये उनके कल्चर, सोसाइटी एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से पता चलेगा।
तो ये बेसिकली किस चीज पर डिपेंड करता है? हाउ द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इज रिच एंड हाउ द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इज लो, इट डिपेंड्स ऑन टू कंपोनेंट्स। वो कंपोनेंट्स कौन से हैं? ठीक है, एक कंपोनेंट है एजुकेशन, दूसरा कंपोनेंट है हेल्थ। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पिछले वीडियो में मैंने सकल एंड विलास की स्टोरी बताई थी। तो सकल को ये दोनों चीजें प्रोवाइड हुई एंड ही बिकेम द सक्सेसफुल पर्सन, ही बिकेम द एसेट ऑफ द कंट्री। पर उसके दूसरे साइड में विलास को ये दोनों चीज नसीब नहीं हुई तो वो पीछे रह गया, ही बिकेम द लायबिलिटी ऑफ द कंट्री। दैट्स व्हाई। ठीक है, अब एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, कुछ पॉइंट्स है मेरे पास, वो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इट इज very important component for the growth of the country। ठीक है, अगर किसी भी कंट्री की ग्रोथ करनी है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, थोड़ा सा एक बार इसमें रब कर रहा हूं, स्पेस की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप तो अपनी नोटबुक में फ्लो इसी तरह से लेके चलना। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट भी मान लीजिए, इंपॉर्टेंट इनपुट भी मान लीजिए। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि किसी भी कंट्री की ग्रोथ को उसके देश, ठीक है, देश के लोग ही महान बनाते हैं। अगर कोई कंट्री ग्रेट कंट्री कहलाता है तो वो अपने आप में ग्रेट नहीं बनता, उसकी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की क्वालिटी है, वो उसे महान बना देती है। पर अगर पॉपुलेशन की क्वालिटी लो है तो वो कंट्री महान नहीं बन पाता। दैट्स व्हाई एजुकेशन उसमें मेन कंपोनेंट है या मेन आउटपुट इनपुट है फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। अगर कंट्री के ज्यादातर लोग एजुकेटेड हैं तो वो कंट्री की ग्रोथ होगी ही होगी। अगर एजुकेटेड नहीं है तो कंट्री की ग्रोथ नहीं होने वाली। फाइन, दूसरा पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है जी, इट इंक्रीज the national income, culture and governance। ठीक है, अगर पॉपुलेशन एजुकेटेड है, ठीक है, तो वो नेशनल इनकम भी इंक्रीज कर देती है। जैसे मैंने सकल की स्टोरी पे बताया था आपको, उसके एंगल से बताया था कि उसने सॉफ्टवेयर डेवलप किया, कंपनी का भी फायदा हुआ, देश का फायदा हुआ, सोसाइटी का फायदा हुआ, उसका खुद का भी हुआ। तो एजुकेशन के कारण नेशनल इनकम इंक्रीज होती है, कल्चर भी रिच हो जाता है, और जो गवर्नेंस है, जो सरकार चलाने का सिस्टम है, उसमें भी एफिशिएंसी आती है। आप इमेजिन करके देखो कि एक एजुकेटेड जो मंत्री है, लीडर है, और एक अनएजुकेटेड, दोनों के वर्किंग स्टाइल में जमीन आसमान का फर्क रहेगा। फाइन, तो एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट टूल है फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री और टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। एजुकेशन को एनहेंस करने के लिए, ठीक है, नवोदय विद्यालय,
established in every district। ठीक है, नवोदय विद्यालय को एस्टेब्लिश किया गया, देश के हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक नवोदय विद्यालय आता है और नवोदय विद्यालय में 6th क्लास में एडमिशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन एग्जाम। तो इसका मोटिव क्या है? टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है जी, मैं रब कर दूं थोड़ा सा। गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम चलाई गई है, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान is launched by the government। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। राइट टू एजुकेशन is made the part of fundamental rights। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का ये पार्ट बना दिया गया, ठीक है। एक और काम किया गया, इंक्रीज on the increase expenditure on education। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से जितना भी पैसा लगाया जा रहा था फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन, तो जीडीपी का कुछ परसेंट एजुकेशन पर खर्च किया जाता है, ठीक है। साल 2015-16 में का जो बजट था वो 3% कर दिया गया, ठीक है। टोटल जीडीपी का 3% हिस्सा, ठीक है, विल spend on education from 2015-16। इस वक्त 4.5% हो चुका है, शायद 6% ही हो चुका है। जो न्यू बजट लॉन्च हुआ उसमें इस चीज़ की प्रोविजन रखी गई है, ठीक है। मोर ओवर हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन है, पॉलिसी है, वो नेक्स्ट सेशन से चेंज हो जाएगा, राइट। तो इन दिस वे एजुकेशन को एनहेंस करने के लिए पहले तो हमने ये पढ़ा कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इनपुट है, टूल है, पर अब हमने ये पढ़ा कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज करने के लिए एजुकेशन पर किस तरह से ध्यान दिया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, ठीक है। क्योंकि एजुकेशन इज द मेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट टूल। आपने सकल और विलास की स्टोरी से इस चीज के बारे में अच्छी तरह से जान लिया होगा, ठीक है। अब चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक हेल्थ की तरफ। एक दो चीजें रह गई थी एजुकेशन में।
साउथ इंडिया के एक ना चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। तो बेसिकली फ्रॉम हिज बैकग्राउंड ही वाज अ टीचर एंड आफ्टरवर्ड्स ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। आई थिंक वो तमिलनाडु की बात है कि शायद कर्नाटक है। तो चीफ मिनिस्टर को कोई बच्चा मिला, ये रियल लाइफ स्टोरी है। चीफ मिनिस्टर को कोई बच्चा मिला, तो उस बच्चे को चीफ मिनिस्टर ने पूछा कि बेटा क्या आप स्कूल में पढ़ना चाहते हो? वो आगे से बच्चा बोला कि क्या आप मेरे को खाना दोगे? और यही वर्ड्स इतने ज़्यादा गड़ गए उसके मन में, जो चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने अपने स्टेट में चला दिया। एजुकेशन वाले पॉइंट में लिख देना, मिड डे मील is also launched। गवर्नमेंट का ऐसा भी रहा कि जो बच्चे स्कूल में इस कारण नहीं आते कि उन्हें फूड नहीं मिलता, या वो फूड के चक्कर में पैसे कमाने के लिए या कोई काम करने चले जाते हैं और एजुकेशन वो नहीं ले पाते, तो उनके लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कीम चलाई गई है, मिड डे मील स्कीम। इस मील के तहत क्या होता है कि जो जो बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं उन्हें दोपहर का खाना स्कूल की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। फाइन। ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के टाइम में ऑल ओवर इंडिया ये स्कीम लॉन्च्ड है। So with the efforts of the government, जो लिटरेसी रेट है वो 18% जो था 1951 में से बढ़कर 74% हो गया 2010-11 में, और आज के टाइम में इससे भी ज्यादा है। लिटरेसी रेट का यहाँ पर टर्म आ रही है, नोट कर लेना। लिटरेसी रेट इज द परसेंटेज ऑफ एजुकेटेड पीपल आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, यानी कि टोटल जितनी पॉपुलेशन है उनमें से कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे हैं। फाइन। और लिटरेसी रेट में एक आगे की डिवीजन आ जाती है कि परसेंटेज ऑफ वुमेन एजुकेटेड एंड परसेंटेज ऑफ मेन एजुकेटेड। तो एक सिनेरियो बताता हूं कि लिटरेसी रेट है वो मेल का ज्यादा है इंडिया में, फीमेल का कंपैरेटिवली कम है। धीरे धीरे वो इंक्रीज हो रहा है और आने वाले समय में हो सकता है बराबर आ जाए, बट प्रेजेंटली अकॉर्डिंग टू योर बुक एज पर द डाटा गिवन इन एनसीईआरटी, प्रेजेंटली विद द एफर्ट्स ऑफ ऑल दी जो मैंने बताया, तो स्टूडेंट्स एजुकेशन के बारे में पढ़ने के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट जो कंपोनेंट है टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, इट इज हेल्थ। ठीक है, तो हेल्थ के बारे में पहले जनरल पॉइंट ऑफ व्यू बताया गया है। हेल्थ हेल्प्स अ पर्सन टू रियलाइज हिज पोटेंशियल एंड टू फाइट इलनेस। अनहेल्दी पर्सन बिकेम अ लायबिलिटी। जैसे एजुकेशन में हुआ तो गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ में भी बहुत सारे एफर्ट्स किए गए टू इंक्रीज द हेल्थ क्वालिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। सो इस तरह से ये आउटपुट्स मैंने एक पॉइंट में ही कवर कर दी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसकी डेफिनेशन जरूर लिख लेना, आपकी बुक में होगी, मैं आपको वर्बली बता दूंगा, पर आपको इसे याद करना पड़ेगा। हो सकता है 1 मार्क के क्वेश्चन में आ जाए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मीनिंग होता है कि इन एन एवरेज किसी भी कंट्री के जो लोग हैं वो कितनी एज कंप्लीट करके उनकी डेथ होती है, उनकी मृत्यु होती है। ठीक है, यहां पर आया 2013 में ये कितनी है 67.5 ईयर, यानी कि इन एन एवरेज हर एक भारतीय 67.5 इयर्स की एज कंप्लीट करके उसकी डेथ होती है। अब भी मैंने ये शब्द बोला एवरेज। एवरेज क्यों? क्योंकि कुछ लोग 100 साल भी जीते हैं, कुछ लोग 20 साल भी जीते हैं, कुछ लोग 40 साल, कुछ 30। तो सारी टोटल पॉपुलेशन की एज है, उसे मैक्सिमम और मिनिमम को काउंट करके
तो उसे पॉपुलेशन से डिवाइड करके एवरेज निकाली जाती है। तो 2013 में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इंडिया की, इट बिकेम 67.5 इयर्स। ठीक है, तो हालांकि 1940 में ये कितनी थी, ओनली 26 ईयर्स, सिर्फ 26 साल की थी एवरेज एज। अब यहाँ पर भी वही बात है, कुछ लोग 100 साल 200 साल के भी हो गए, मरे होंगे, कुछ लोग 10 साल के मरे होंगे। तो एवरेज यहीं से निकलती है, दैट इज कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, और इसी तरह इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट होता है नवजन्मा शिशु या बालक। ठीक है, मोर्टेलिटी उसकी मरने की दर के प्रत्येक 1000 जो न्यू बच्चे जिनका बर्थ हुआ है, उनमें से कितने बच्चे 1 साल की उम्र अपनी कंप्लीट कर पाए या नहीं कर पाए। ये एक 1000 की रेशियो के कंपैरेटिवली होता है। तो 2014 में 1000 के पीछे 40 बच्चे इनकी मृत्यु हुई है, पर 1951 में क्या था, कितने बच्चे इन एन एवरेज मर रहे थे आउट ऑफ 1000 को कंपैरेटिवली 147 बच्चे की डेथ हो जाती थी। वो अपने बर्थ का 1 साल भी, मतलब कि पहला बर्थडे भी नहीं बना पाते थे। 147 बच्चों की मृत्यु हो जाती थी, और इस कंडीशन को काफी इम्प्रूव कर दिया गया। नाउ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एज अकॉर्डिंग टू बुक इज 40 इन द ईयर 2013। तो इसकी डेफिनेशन यही है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज अ रेशियो बिटवीन द न्यूबॉर्न बेबी and the number of babies who died before completing their first year, 1 year of age। ठीक है, ये पर 1000 के अकॉर्डिंगली होता है। और इसी तरह क्रूड बर्थ रेट जो है, पहले कभी 40.8 हुआ करता था कि बर्थ रेट जो है इंडिया में बहुत ज्यादा होता था, इस वक्त कितना हो गया, दैट इज 21.4। यहाँ से ये ड्रॉप हुआ है। यहाँ पर ड्रॉप होना अच्छी चीज है, यहाँ पर ड्रॉप होना अच्छी चीज है, यहाँ पर इंक्रीज होना अच्छी चीज है। दैट इज द सिंबल ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइडेड इन आवर कंट्री। क्रूड डेथ रेट, ठीक है, पहले 25%, 25.1%, ये पर 1000 से कंपेयर किया गया, रेशियो निकाली गई है। जैसे ये वाला लगा 7 आउट ऑफ 1000, ठीक है, यहाँ 25.1 आउट ऑफ 1000। तो इस तरह से ये रेशियो बनाई जाती है। तो ये चीजें डिपिक्ट करती है कि इंडिया ने अपने देश के नागरिकों की हेल्थ केयर पर कितना ज्यादा फोकस किया और उससे इम्प्रूव भी किया। डाटा आपके सामने है। फाइन, यहां तक ये वाला टॉपिक एंड होता है। टॉपिक नेम इज क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। तो हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज द अनएम्प्लॉयमेंट। आपको डेफिनेशन बताऊंगा, टाइप्स बताऊंगा, ठीक है। हमारी बुक में 3 बताई गई है, पर मैं आपको 4 बताना चाहता हूं। हालांकि चौथी इंडिकेटर नहीं है, पर आपके नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो टॉपिक है अनएम्प्लॉयड। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? इट इज अ सिचुएशन when a person want to work but unable to find a, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट एक वो सिचुएशन होती है जहां पर एक व्यक्ति काम तो करना चाहता है, जॉब तो करना चाहता है, पर उसे जॉब मिल ही नहीं रही। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। थोड़ा सा मैं कैमरा सही कर देता हूं।
अब आपको ज़्यादा अच्छी तरह से व्यू आ रहा होगा। 1 मिनट प्लीज। यस, इज इट दिस इज ओके नाउ। ओके, तो अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर व्यक्ति काम तो करना चाहता है पर उसे वर्क नहीं मिल रहा, दैट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी समस्या हर एक कंट्री की। अगर किसी देश में अनएम्प्लॉयमेंट की जो दर ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट लोगों की गिनती ज्यादा है। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप, पहले से रब कर दो बेटा। सिचुएशन आपको बता दी, ये भी बता दिया अगर किसी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट की गिनती या उसकी परसेंटेज ज्यादा है तो वो कंट्री एक अनडेवलप्ड या वहां पर क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को चैलेंज ही करेंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे इसकी टाइप्स। पहली टाइप ये बड़ी सिंपल है, ठीक है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये ज्यादातर रूरल एरिया में पाई जाती है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मींस से कि अनएम्प्लॉयमेंट वो पर्सन एक पर्टिकुलर सीजन में एम्प्लॉयड होता है, उसे जॉब होती है उसके पास, ठीक है, और पर्टिकुलर सीजन में उसके पास जॉब नहीं होती। जैसे लैंडलेस फार्मर्स होते हैं जो दिहाड़ी पर काम करते हैं, ठीक है, तो वो उन्हें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करना पड़ता है। क्यों? पर्टिकुलर सीजन में उनके पास काम होता है, पर्टिकुलर सीजन में उनके पास काम नहीं होता। ओके, हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। इसकी एग्जांपल तो आपको आई थिंक पता लगी होगी। अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड टाइप होती है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। हिंदी में आप लिख सकते हो छिपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये वाला, छिपी हुई बेरोजगारी। ये पर्सन बेरोजगार है पर वो पता नहीं लगता। अजीब है ना बात। डिस्गाइज्ड टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड छिपी हुई बेरोजगारी। ये लिख लीजिए अपनी नोटबुक पे, लिख लीजिए प्रॉपर्ली। फाइन। डिस्गाइज यहां क्या होता है कि पर्सन एम्प्लॉयड भी है और अनएम्प्लॉयड भी है एक ही टाइम पे। आप पूछोगे कैसे? कैसे है? एक काम को करने के लिए 5 लोगों की जरूरत है। एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए 5 लोग एक काम कर सकते हैं और उन सबको 1000 रुपया टोटल सैलरी मिल रही है। ठीक है, पर पर्सन को कितनी हो गई? पर पर्सन को मिली 200। ठीक है, हर एक व्यक्ति को कितनी सैलरी मिल रही है? 200 रुपया। यानी कि काम पैसे कितने मिल रहे हैं? 100 रुपए, 1000 रुपए मिल रहे हैं। अब यहीं पर 5 लोगों की बजाय 10 लोग जॉब कर रहे हैं, पैसे कितने मिल रहे हैं? वही 1000 रुपया। मिलने कितने चाहिए? 2000, मिल कितना है? 1000। और पर पर्सन को यहां पर कितने हो गया? 1000। ठीक है, अब देखो यहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट है। फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे? 5 लोगों को 1000 रुपए मिल रहा है, यानी कि 200 रुपए पर हेड को मिल रहा है, जितना मिलना चाहिए उतना ही मिल रहा है। यहां कोई भी बेरोजगार नहीं है, फुल एम्प्लॉयमेंट है। यहां पर क्या है कि 10 के लोग हाफ एम्प्लॉयड है, हाफ अनएम्प्लॉयड है। कैसे? सॉरी ये गलत कर गया मैं। ठीक है, हाफ यहां पर जो काम 5 लोग कर रहे थे वो कितने लोग कर रहे हैं? 10 लोग कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें या तो 5 लोग अनएम्प्लॉयड है या फिर 10 के 10 लोग हाफ एम्प्लॉयड है। दिस इज कॉल्ड डिस्गाइज्ड टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मैं रिपीट कर देता हूं एक बार। Disguised type of unemployment is that type of unemployment where employed and unemployed is the same person.
Example, assume that a work can be done by 5 people and total amount earned by 5 persons are 1000. तो पर पर्सन को रिक्वायर्ड कितनी थी? 200, वो नहीं मिल रही है, मीन से फुल एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पर. बट ऑन द अदर हैंड सेम वर्क इज डन बाय 10 persons and getting 1000 rupees, same amount. Okay, in this way each person is getting only 100 rupees, means all the employees here are half employed and half unemployed. ठीक है जी. तो इसे बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी. कि पर्सन एम्प्लॉयड तो होता है पर उसका पता नहीं चल रहा उसकी बेरोजगारी का, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है जी. तीसरी आ गई अकॉर्डिंग टू बुक, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. ये शहरों में होती है कि लोग पढ़े लिखे होते हैं तो उन्हें जॉब नहीं मिलती. ठीक है, आप सिंपली लिख दो, दिस टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन दोज पीपल हु आर एजुकेटेड बट दे आर नॉट गेटिंग जॉब इन द सिटी एरिया, बट दे आर नॉट गेटिंग द जॉब. दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन द अर्बन एरिया. ये सिंपल है, मैं रिपीट कर देता हूँ. Educated unemployment is that type of employment where the persons are educated but they are not getting job. Is called educated unemployment. मान लो किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी है आर्ट्स में, चाहे साइंस में, चाहे मैथ कॉमर्स में, और उन्हें कोई भी जॉब नहीं मिल रही. ठीक है, आर्ट्स वाले किसी भी जगह पे फिट हो सकते हैं, वो क्लरिकल में जाए, किसी में जाए, एडमिन में जाए, कुछ भी है. कॉमर्स वाले भी, साइंस वाले भी, पर उन्हें जॉब फिर भी कहीं नहीं मिलती. तो ये ज़्यादातर ये इस टाइप की जो जॉब है ये पाई जाती है अर्बन एरियाज में. अब जो बुक में नहीं दी गई कोई फोर्थ टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट वो आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. ये क्या होता है कि जब देश ही ऐसा हो किसी व्यक्ति को उसके टाइप की जॉब ना दे पाए. यहां पर मैंने बताया उन्हें किसी भी टाइप की जॉब नहीं मिल रही एजुकेटेड, पर यहां पर क्या है कि पर्सन एजुकेटेड तो है पर उन्हें उनके टाइप की जॉब नहीं मिल रही. एग्जांपल बताता हूं जी. भूटान में कोई भी थिएटर नहीं है, सिनेमा घर नहीं है. ठीक है, और अगर किसी पर्सन ने सिनेमाग्राफी में मास्टर्स की हो या डॉक्टरेट की हो तो उसे भूटान में जॉब मिल सकती है? नहीं मिल सकती. क्यों? क्योंकि भूटान में सिनेमा ही नहीं है. ठीक है. दूसरी एग्जांपल नेपाल की और भूटान की एक ही टाइम में लेता हूँ, बिकॉज बोथ आर द लैंडलॉक्ड कंट्री. लैंडलॉक्ड कंट्री होती है कि जब कोई किसी कंट्री का कोई भी किनारा समुद्र तल को ना टच कर रहा हो, कोस्ट लाइन ना हो, दैट इज द लैंडलॉक्ड कंट्री. अब मान लीजिए मेरी एग्जांपल लगा लो, मैंने मैरीन में या सबमरीन में कोई अच्छा कोर्स किया हो, मैं वहां पर सबमरीन अच्छी बना लेता हूँ. ठीक है, तो क्या मेरे को भूटान में और नेपाल में जॉब मिलेगी? नहीं मिलेगी. क्यों? क्योंकि वहां पर समुद्र ही नहीं है, सी नहीं है. दिस इज टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. फाइन. इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो. When a country is unable to provide employment in specific type of employment or in the field, that will be called structural. अगर किसी कंट्री का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो पर्टिकुलर टाइप के फील्ड में किसी पर्सन को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. वो पर्सन फिर किसी और देश में जाके जॉब करेगा. ठीक है. एग्जाम्पल मैंने भूटान की बता दी. मान लीजिए कि कन्फर्म है कि भूटान और नेपाल दोनों जो है एक लैंडलॉक्ड कंट्री है. अगर लैंडलॉक्ड कंट्री में रहने वाला पर्सन अच्छा समुद्र का जहाज बना सकता हो, शिप बना सकता हो, तो उसे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी. क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वहां पर दो सी है ही नहीं. भूटान की एग्जांपल दी थी कि अगर कोई अच्छा एक्टर हो, ठीक है, या अच्छा सिनेमाग्राफर हो, वीडियोग्राफर हो,
उसे जॉब नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वहां पर सिनेमा ही नहीं है। सो इन दिस वे दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन एवरीवेयर इन ऑल द कंट्रीज। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली प्राइमरी सेक्टर में होती है, डिस्गाइज होती है, सेकेंडरी में ज्यादातर पाई जाती है। ठीक है, एजुकेटेड सेक्टर का नहीं बता सकता मैं, स्ट्रक्चरल और एजुकेटेड, ये 4 जो टाइप की होती है अनएम्प्लॉयमेंट ये पाई जाती है थ्रू आउट द वर्ल्ड। फाइन, यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद हमारे छोटे छोटे 2 टॉपिक्स रह गए। ठीक है, उसका हमने उसमें समझने वाला कुछ नहीं है ज़्यादा, वो डाटा ही है। तो लिख देता हूँ, टॉपिक है हमारा इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इम्पैक्ट क्या है? ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ फिर उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। फाइन, प्लीज। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा आज के चैप्टर का लास्ट टॉपिक। ठीक है, कुछ जनरल बातें ऐसा बताता हूं मैं। इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पहले मैंने आपको बता दिया था कि अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या होता है और उसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। जो हमारी बुक में दी हुई है उसके बिना भी मैंने एक टाइप अनएम्प्लॉयमेंट की स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आपको बताई है। ठीक है, डेफिनेटली वो होती है। अब जो हमारा ये लास्ट वाला टॉपिक है, दिस इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसके कारण इम्पैक्ट जो अनएम्प्लॉयमेंट के कारण देश पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इफेक्ट क्या पड़ता है। पहला, दिस कैन टर्न एसेट्स इनटू लायबिलिटी। जो लोग देश को आगे इंक्रीज कर सकते थे बाय प्रोडक्टिव, यानी कि जो पढ़ लिख चुके थे, हेल्थ केयर इनकी अच्छी थी, ठीक है, और ये बंदे ट्रेन थे और ये देश के लिए कुछ ना कुछ कर सकते थे, उन्हें जैसे एसेट्स है। और अनएम्प्लॉयमेंट के कारण यही एसेट्स क्या बन जाएंगे, लायबिलिटी, बोझ बन जाएंगे देश पर। क्योंकि अगर उन्हें काम करने का मौका नहीं मिलेगा, अपना स्किल और टैलेंट शो करने का मौका नहीं मिलेगा, तो एसेट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू लायबिलिटीज। ठीक है, दूसरा पॉइंट, और यहाँ और इसके कारण होपलेस एंड डिस्पेयर हो जाएंगे। होपलेस का जो सारा सिस्टम चल पड़ेगा, डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं और होते भी हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जनरल डिक्लाइन इन द हेल्थ स्टेटस। अब किसी पर्सन को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही तो उसको प्रॉपरली उसे फूड भी नहीं मिल पाएगा। फूड ना मिलने के कारण, डिप्रेशन होने के कारण उनका जो हेल्थ स्टेटस है, उस हेल्थ स्टेटस में डिक्लाइन आएगी। अब उनकी आएगी, उनके फैमिली मेंबर में भी ये चीज आएगी। इज इट ओके? तो अनएम्प्लॉयमेंट के कारण ये भी होता है। तीसरा, इट टेंड्स टू इंक्रीज ओवरलोड ऑन द इकोनॉमी। अब इकोनॉमी कैसे स्ट्रांग होगी? जब वहां जीडीपी जीएनपी स्ट्रांग रहेगी। और जीडीपी जीएनपी कौन स्ट्रांग करते हैं? एसेट्स। एसेट ऑलरेडी टर्न हो चुके हैं लायबिलिटी में। इन दिस वे इकोनॉमी वीक हो जाएगी ओवरलोड होने के कारण। फाइन, लास्ट वाला पॉइंट, द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज द सोसाइटी। हमने पूरे का पूरा टॉपिक किया है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन का। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज द सोसाइटी विल एडवर्सली, यानी बुरी तरह से या नेगेटिव तरीके से अफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर एम्प्लॉयमेंट ना मिली, मान लो पेरेंट्स ने, देखो ये सीन सुन के देखो, शकल की बात करते हैं, मैंने शकल की एग्जांपल बार बार दी है कि वो कैसे पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा लोन लेके बच्चे को पढ़ा लिया, वो पढ़ने में भी अच्छा था, पर क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली मान लो जॉब ना मिलती, कहीं जॉब ना मिलती, तो वो क्या बन जाता, लायबिलिटी बन जाता एसेट की जगह पर। ठीक है, डिप्रेशन का, होपलेस का शिकार हो जाता। जो उसकी हेल्थ ऑलरेडी अच्छी थी वो डिक्लाइन में चली जाती। ठीक है, और वो कंट्री का एसेट बनने की बजाय कंट्री का इकोनॉमी पर ओवरलोड हो जाता, उस पर बर्डन बन जाता कंट्री की इकोनॉमी पर, और वो अपनी लाइफ भी उसकी एडवर्सली इफेक्ट होती और
जो सोसाइटी के लिए इतना इतना अच्छा सॉफ्टवेयर बना सकता था या बनाया था वो नहीं कर पाता। सो दीज आर द इम्पैक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और इसी कारण सबसे ज्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, सीजनल लगा लीजिए चाहे डिस्गाइज टाइप की लगा लीजिए, वो ज्यादातर होती है, ये सिनेरियो है तीनों सेक्टरों का, वो होती है प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। पर सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट होती भी यही है, ठीक है। जो सेकेंडरी सेक्टर है और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, यहां पर भी बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल रहती है। टर्शियरी सेक्टर में जो न्यू सेक्टर है, न्यू सर्विस सेक्टर आर अपीयरिंग लाइक बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट और ज्यादा इंक्रीज होने की नौबत आई हुई है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। चैप्टर यहाँ पर एंड होता है, पीपल एज ए रिसोर्स, सेकंड चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास 9 का ये चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। तो मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर दिए, ठीक है, और पूरी डिटेल में किए। इन केस फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई डाउट रह जाता है, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। कीप लर्निंग। थैंक यू।